Welcome for DR Education Point. Today discuss the most important organic chemistry questions. जैसा कि मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि भाई केमिस्ट्री से बच्चे बहुत डरते हैं और केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बहुत डरते हैं। तो आज हम जो बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की। मैं ये तो नहीं कह रहा कि 100%, बट मैं ये कह रहा हूं कि 95% द टाइप ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ टॉपिक, यानी कि जो टॉपिक मैं आपको कंसल्ट करूंगा कहीं ना कहीं उनमें से उसी तरीके के क्वेश्चंस आपको बोर्ड के एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। तो कोशिश है आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो आपकी बोर्ड एग्जाम में कहीं ना कहीं 50% कवर करती है। आपका जो टोटल पेपर होता है वो 70 का होता है, तो 70 में से 50% यानी 35 मार्क्स अप्रोक्सली 35 मार्क्स की आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है। तो बच्चे ये कंफ्यूजन में रहते हैं कि कहां से कैसा क्वेश्चन ऑर्गेनिक में से आएगा। तो आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि कहां से कैसा क्वेश्चन आता है, किस तरीके के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज अपना कंसंट्रेशन रखिएगा। पूरी वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कहां से क्वेश्चन कितने मार्क्स का लगभग आता है और किस तरीके के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। तो टॉपिक तो हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे, बट आज हम आपको ये आपके माइंड में पॉजिटिविटी आ जाएगी कि इस तरीके के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स और उनमें से किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो टॉपिक्स हैं वो मेनली क्या है देखिएगा। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम कुछ पार्टों में डिवाइड करते हैं। देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ इंपोर्टेंट पार्ट होते हैं। फर्स्ट है आपका जैसे कि आईयूपीसी नेमिंग, आईयूपीसी नेमिंग होता है बेटा। सेकंड पार्ट आपका जैसे कि अब आपका देखिए कहीं ना कहीं आपको बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स या फिर 1 मार्क्स के आपके आईयूपीसी नेमिंग पूछे जाते हैं बेटा। आईयूपीसी नेम या तो स्ट्रक्चर बेस पूछ लिया जाए कि स्ट्रक्चर दे दिया उसका आईयूपीसी नेम बताइए, या आपको आईयूपीसी नेम दे दिया जाता है ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स। तो आपके आईयूपीसी नेम में से एक क्वेश्चन जरूर बनता है बेटा बोर्ड एग्जाम में, आईयूपीसी नेमिंग में से भी एक क्वेश्चन आता है बेटा। दूसरा आपकी आती है नेम रिएक्शंस। क्या आती है? नेम रिएक्शन। तो बेटा नेम रिएक्शन का तो कहना ही क्या है कि नेम रिएक्शन द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेटा अभी हम डिस्कस करेंगे। तो नेम रिएक्शन द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, कहीं ना कहीं बेटा डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो आपका मैंने बताया ना 50% जो केमिस्ट्री के पेपर में ऑर्गेनिक आती है ना, उस 50 में से 50% यानी कि 17 मार्क्स का पेपर कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड करता है? नेम रिएक्शन पे डिपेंड करता है। तो वो मैं आपको डिस्कस करूंगा किस तरीके से क्वेश्चन आएगा। थर्ड पार्ट आपका मैं आपको बताता हूं, इसमें आपका जो आईयूपीसी नेमिंग हो गई, आईयूपीसी नेमिंग होगी, नेम रिएक्शंस हो गई। सेकंड जो आपका आता है फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर हम चलते हैं, इनकी फिजिकल जो हमारा आता है फिजिकल क्लासिफिकेशन आ गया, फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो उनमें से ज्यादातर जो क्वेश्चन मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके या तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट पे पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन होगा वो मैं आपको बताऊंगा कहां से पूछा जाता है। एक सॉल्युबिलिटी का क्वेश्चन आ जाता है कई बार, और एक आता है डाइपोल मूवमेंट का। डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट का क्वेश्चन भी आ जाता है। डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट का क्वेश्चन आता है। एक हमारा जो क्वेश्चन टॉपिक है मैंने आपको बताया आईयूपीसी नेमिंग, नेम रिएक्शन, फिजिकल प्रॉपर्टी में मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी और डाइपोल मोमेंटम में से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक और चीज बेटा हम आपको बताते हैं, यहां पर एक एसिडिटी और बेसिसिटी का कॉन्सेप्ट भी आता है, वहां से भी पेपर में आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। पेपर में एसिडिटी और बेसिसिटी का भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा बेटा। एक और टाइप है बेटा जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन का जो टाइप होता है वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ, on the basis of टेस्टिस, यानी कि जिसको हम डिस्कनाइज बोलते हैं।
बिटवीन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बेस पर भी क्वेश्चन आता है। एक और टाइप क्वेश्चन से जो हमारा पूछा जाएगा, देखिए आईपीसी नेमिंग में से क्वेश्चन बनता है, नेम में से क्वेश्चन बनता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में से आपका आएगा। एक ये आपका क्वेश्चन होगा सॉल्बिलिटी के बेस पर, एसिडिटी बेसिसिटी के कॉन्सेप्ट पे आपका क्वेश्चन बनता है, और एक आपका टेस्ट के बेस पर क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं इनका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जहां से जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन 5 the 5 type of questions are put up in the organic chemistry मोस्टली ये इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ, अब हम इनके टॉपिकों को थोड़ा सा ब्रीफली जानेंगे और एक एक दो क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे, किस तरीके के क्वेश्चंस आपके पेपर में आ सकते हैं। मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से आपके क्वेश्चंस आएंगे। तो मैं आपको सबसे पहले आपको छोटे छोटे टॉपिकों से चलते हैं। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हम अपने ये 5 टॉपिक, इस 5 तरीके के क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। एक और बेटा आजकल नया है टॉपिक आता है, जैसे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस बेटा, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, जिसको आप कह सकते हो कि पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस कह सकते हो, अनसीन पैसेज बेस्ड क्वेश्चन कह सकते हो। यानी कि ये भी क्वेश्चंस अभी अब की बार हरियाणा बोर्ड में ऐड हो गया, सीबीएसई में तो कंटिन्यूअस आते ही आते हैं बेटा। तो ये कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चंस है जो आपके केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूछे जाते हैं बेटा। तो हम इन्हें एक एक करके आपके सामने डिस्कस करेंगे कि आईपीसी नेमिंग में से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नेम रिएक्शंस का क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में से कहां है, एसिडिटी बेसिसिटी के कॉन्सेप्ट पे किस तरीके से आपको आंसर। इस वीडियो में आप कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे तो आंसर डायरेक्टली भी देना सीख जाओगे बेटा, तो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं। तो बेटा तो हम आपको सामने बेटा ये डिस्कस कर ही रहे हैं। तो इसमें मैं आपको आज सबसे पहले देखिए, ये तो आपको पता ही कि आईपीसी नेमिंग में से किस तरीके से क्वेश्चन आता है। मैं बात करता हूं नेम रिएक्शंस में से, तो हम एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे और उसमें आपको ये बताएंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, तो डिस्कस द नेम रिएक्शंस। आज हम जो एक एक करके दो करके आपको डिस्कस करने वाले हैं, तो आपने ये तो पॉइंट नोट कर ही लिए होंगे। जो पॉइंट्स मैंने आपको लिखवाए हैं, तो उन पॉइंटों में सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं नेम रिएक्शन के बेस पर क्वेश्चंस कैसे आते हैं। नेम रिएक्शंस के बेस पर क्वेश्चंस कैसे आते हैं। देखिए नेम रिएक्शन के बेस पर क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो नेम रिएक्शन में से क्वेश्चन जो पूछे जाने का तरीका है बेटा, पहला तरीका डायरेक्टली नेम रिएक्शन पूछी जा सकती है। डायरेक्टली नेम रिएक्शन पूछी जा सकती है। नेम रिएक्शंस दे करके उसको कंप्लीट करना पूछा जा सकता है। कंप्लीट रिएक्शंस के क्वेश्चन के बेस पर आ सकता है। ठीक है, ए कॉमा बी कॉमा सी टाइप ऑफ कंपाउंड नेम एंड इक्वेशंस कंप्लीट के बेस पर क्वेश्चन आ सकता है। नेम रिएक्शंस कन्वर्जन, बच्चे डरते हैं कन्वर्जन क्या है, तो कन्वर्जन के कॉन्सेप्ट वे पे भी यहां से क्वेश्चन बन सकता है। अगर हम एक चीज को क्लियर करते हैं, कोई एक आप क्लियर कीजिएगा तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इतने टाइप के जो क्वेश्चंस हैं आपके वो कंप्लीट होते हैं। अब मैं आपको बताता हूं किस तरीके से। देखिए जैसे हमारा कोई क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है, मैंने कहा डायरेक्ट नेम रिएक्शन पूछी जा सकती है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट आपकी जो नेम रिएक्शन है वो आपकी मैंने पहले डिस्कस कर रखी है। पर्टिकुलर नेम रिएक्शंस के नाम से आपको एक एक वीडियो के बारे में मैंने आपको बताया विद मैकेनिज्म, तो आप वहां से देख सकते हो। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे कि वुर्ज रिएक्शन डायरेक्ट आ सकती है बेटा, है ना, जैसे राइमर टाइमन रिएक्शंस, टाइमन रिएक्शंस, आपकी कपलिंग रिएक्शंस, वुर्ज फिटिंग रिएक्शंस। मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शंस है कॉल्ब्स रिएक्शंस, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस, कैनी-जारो रिएक्शन, कार्बोनामाइन, हेंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट, एलिप्स रिएक्शंस और उल्मान रिएक्शंस, हेंसडिकर, वुर्ज फिटिंग, मतलब द डिफरेंट टाइप ऑफ द नेम रिएक्शंस। द मोस्ट इंपोर्टेंट द 27 and 30, यानी 20 to 30 नेम रिएक्शंस द मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर एग्जाम कॉन्टेक्टरी, जो कि डायरेक्टली नाम से पूछी जा सकती है। सेकंड, कंप्लीट द प्रोडक्ट, चाहे वो रिंग में हो चाहे वो किसी में हो। जैसे कि मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं, आपने ऐसे भी क्वेश्चन देखे होंगे कि इस तरीके के भी क्वेश्चन आते हैं हमारे
जैसे हमें दे दिया इथाइल क्लोराइड, क्या दे दिया, इथाइल क्लोराइड दे दिया, और इसके अंदर क्या डाल दिया, KCN डाल दिया। क्या डाल दिया बेटा, KCN डाल दिया। क्या दे दिया हमारे पास, इथाइल क्लोराइड, अब इसमें KCN डाल दिया। तो पूछा गया प्रोडक्ट ए क्या है, क्या पूछा गया, प्रोडक्ट ए क्या है। फिर आपको इसमें डाल दिया, जैसे कि हमारे पास था, रिडक्शन करा दिया इसका, क्या करा दिया, रिडक्शन करा दिया LiAlH4 की प्रेजेंस में, यानी रिड्यूसिंग एजेंट डाल दिया। अब आपका रिडक्शन कराया तो प्रोडक्ट बना बी। अब पेपर में क्वेश्चन आएगा, यानी कि कंप्लीट द रिएक्शंस में राइट द नेम ऑफ द प्रोडक्ट ए एंड बी। तो आपको ये भी क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जा सकते हैं। अब आपको कोई ये क्या है, तो ये कहीं ना कहीं नेम रिएक्शन है बेटा। देखिए मैं आपको बताता हूं, यहां से आप ये करोगे, आपने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ी है, तो यहां से आप साइनाइड के साथ रिएक्शन करोगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, इथाइल साइनाइड, सॉरी। और अब इसका रिडक्शन करोगे तो एक कार्बन बढ़ जाएगा, CH3 CH2 CH2 और NH2, यानी कि अमाइन बन गया। ये कौन सी रिएक्शन हो गई, मेंडस रिएक्शन होगी बेटा, कहीं ना कहीं डायरेक्टली मेंडस रिएक्शन है, तो नेम रिएक्शन ही है ना। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन आ सकता है कि नेम रिएक्शंस को आपको ऐसे भी कंप्लीट करना पूछा जा सकता है। दूसरा बेटा, जैसे जो कि मैंने बताया था ABC, एक और तरीका है बेटा इसको कंप्लीट करने का। कई बार हमारा क्वेश्चन जैसे कि कंपाउंड दे दिया कि कंपाउंड ए, कि एक क्वेश्चन आ गया, ए कंपाउंड X, कंपाउंड X आर ट्रीट with hydrochloric acid in the presence of anhydrous ZnCl2, anhydrous ZnCl2 के साथ कराया गया। formed the प्रोडक्ट Y, तो उसने प्रोडक्ट Y दिया, क्या दिया, प्रोडक्ट Y दिया। द प्रोडक्ट Y कॉम फुल स्टॉप, प्रोडक्ट Y या कंपाउंड प्रोडक्ट Y रिएक्ट विद पोटासियम साइनाइड। आपने पोटासियम साइनाइड के साथ रिएक्ट कराया, किसके साथ रिएक्ट कराया, पोटासियम साइनाइड। फॉर्म्ड द प्रोडक्ट Z, तो Z बन गया। अब क्वेश्चन आया, क्वेश्चन फर्स्ट आया बेटा कि राइट द नेम ऑफ कंपाउंड X, Y एंड Z। बेटा क्या आया, क्वेश्चन आया X, Y एंड Z, इनके नाम बताइए बेटा, X, Y, Z के नाम बताइए। तो इस तरीके के भी क्वेश्चंस हमारे, अब देखो ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या है, जिसको बच्चे को नेम रिएक्शन बहुत अच्छे से आते हैं ना, मैं कहता हूं डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। देखिए मैं अब आपको इसको सॉल्व करता हूं। जैसे हमने कंपाउंड X लिया और उसको ट्रीट कराया एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ, तो कंपाउंड X क्या है हमारा, इथेनॉल है। ठीक है, अब हमने एनहाइड्रस ZnCl2 के प्रेजेंस में HCl के साथ कराया, तो ये कंपाउंड क्या बन गया, X। तो हमारा क्या बना, इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 के साथ कराई रिएक्शन, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन गया, इथाइल क्लोराइड। अब कह रहे हैं इथाइल क्लोराइड की रिएक्शन किसके साथ कराई, रिएक्ट विद पोटासियम साइनाइड, यानी कि इसकी KCN के साथ रिएक्शन कराई। तो हमारा क्या प्रोडक्ट बन गया, एक कार्बन बढ़ गया, इथाइल साइनाइड। अब इथाइल, अब देखो प्रोडक्ट क्या पूछा, ये हमारा X हो गया, ये हमारा Y हो गया और ये हमारा Z हो गया। तो क्वेश्चन फर्स्ट क्लियर। अब इसी में ये भी क्वेश्चन नंबर सेकंड ये भी तो हो सकता था कि भाई बताइए कि प्रोडक्ट X एंड Y के नेम तो हो गए, एक ये हो सकता है राइट द कंप्लीट केमिकल इक्वेशंस। तो केमिकल इक्वेशंस क्या है, तो इसमें इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके का टॉपिक भी हमारा आ सकता है। अब बात करते हैं ABC के बेस पर आ गया। अब कन्वर्जन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, कन्वर्जन की बात करते हैं। जैसे कन्वर्जन आ गया हमारा, एक क्वेश्चन आ गया कन्वर्जन के बेस पर
कोई भी क्वेश्चन हो सकता है कन्वर्जन में, जैसे कि मैंने ले लिया कि डाइजोनियम सॉल्ट टू फिनॉल। तो डाइजोनियम सॉल्ट क्या है, जैसे N2 पॉजिटिव Cl। अब इसमें आपको वाटर को डालना है और हल्का सा वार्म कर देता है, तो फिनॉल बन गया। अब क्वेश्चन दूसरा आ गया बेटा, यही क्वेश्चन बड़ा करके पूछ लिया गया, जैसे कि मैं आपको बताता हूं, एक क्वेश्चन और पूछ लिया गया कि एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन। क्या पूछ लिया गया, क्लोरोबेंजीन। अब देखिए एनिलीन क्या हमारा, ये NH2, बेंजीन के ऊपर NH2 होता है। अब एनिलीन में आप क्या डालोगे, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर पर रिएक्शन कराओगे और NaNO2 और HCl डाल दोगे बेटा, तो क्या बन जाएगा, डाइजोनियम सॉल्ट। तो ये कौन सी रिएक्शन होगी नेम रिएक्शन में, डाइजोनेशन होगी, डाइजोटेशन होगी। अब इस डाइजोनेशन के अंदर आपने एक रिएक्शन पढ़ी होगी सैंडमेयर गैटरमैन। तो सैंडमेयर रिएक्शन में आप क्या करोगे, HX ले लोगे, क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन ले लोगे, और इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर पाउडर, गैटरमैन ले लो या सैंडमेयर ले लो, कॉपर पाउडर में कराएंगे तो गैटरमैन होगी। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन बन गया। तो क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन बन गया। तो देखिए कहीं ना कहीं ये यहां से ये नेम रिएक्शन है और ये यहां से भी नेम रिएक्शन है। तो नेम रिएक्शन के बेस पर तो क्वेश्चन आपके बहुत सारे हैं। तो इस तरीके से बेटा बस हमें एक रिएक्शन को इतने अच्छे से पढ़ना है कि उसकी IUPAC नेमिंग आए, उसकी कॉमन नेमिंग आए, यानी कि चीजें हमें क्लियर होनी चाहिए और हमें पता होना चाहिए, तो हमारी नेम रिएक्शन कंप्लीट होगी। तो हमारे इसके बेस पर जो नेम रिएक्शन के बेस पर जो क्वेश्चंस बनते हैं, जो इस तरीके के क्वेश्चंस होंगे कि जो आपकी हेल्प करते हैं। तो इस तरीके के, तो आप कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेम रिएक्शंस को कवर करते हो, तो कहीं ना कहीं आपके 50% क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाते हैं। देखो बेटा क्वेश्चन नेम रिएक्शन में डायरेक्टली आ सकता है, कन्वर्ट कंप्लीट नेम के नाम से पूछा जा सकती है, कंप्लीट करना आ सकता है आपका। इस तरीके के क्वेश्चन भी पेपर में देखने को मिलते हैं और कन्वर्जन भी आपको देखने को मिलते हैं, कन्वर्जन दोनों में देखने को मिलते हैं, चाहे वो एलिफेटिक हो चाहे वो एरोमेटिक हो। तो नेम रिएक्शन, और आपको ये 4 टाइप के क्वेश्चंस तो आपको देखने को मिलते हैं 100%। इस तरीके के क्वेश्चन तो पेपर में आते ही आते हैं, आपने देखे होंगे। तो एक चीज को करिए, एक आप अगर नेम रिएक्शन करते हो तो इतने तरीके के क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर सकते हो। हमें अलग अलग क्वेश्चनों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें एक रिएक्शन के अंदर उसके कॉमन नेम, उसकी IUPAC नेम और उसका नेम और उसके कैटालिस्ट और उसका जो मोस्ट व्यू है उसको पढ़िएगा, कहां से क्या बना रहा है। तो आपके नेम रिएक्शन के बेस पर इस तरीके के क्वेश्चंस आपके जो पेपर में आते हैं वो सॉल्व हो जाएंगे बेटा। तो बेटा नोट करिए। तो हमने नेम रिएक्शंस के बेस पर क्वेश्चंस आपको बताए कि किस तरीके से नेम रिएक्शंस के बेस पर क्वेश्चन आते हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को नेम रिएक्शंस के बेस पर देखने को मिलेंगे। तो बेटा आपने नोट कर लिया होगा। राधे 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 बाके बिहारी तेरी तुझको रिझाए प्यारे तुझको मनाए। जय श्री राधे। तो नेम रिएक्शंस के बेस पर हमारे क्वेश्चन हुए। तो मैं अब चलता हूं फिजिकल प्रॉपर्टीज में। फिजिकल प्रॉपर्टी में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर कुछ ही इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे कि देखो क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा बन सकते हैं, कहीं से भी किसी भी चीज को कितना भी बना लीजिए। हम बात कर रहे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट चीजों की, जो आपके मोस्ट एग्जाम आपके बिल्कुल नियर है, तो इसको देखने से आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो देखिए बेटा ज्यादातर फिजिकल में से क्वेश्चन जो बनते हैं, ज्यादातर मैं कह रहा हूं मोस्टली जो क्वेश्चन पुट अप होते हैं, मोस्टली जो क्वेश्चंस पुट अप होते हैं वो कहां से पुट अप होते हैं। एक तो होते हैं सॉल्बिलिटी के केस पर, दूसरा आपका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के केस पर, तीसरा है आपको डाइपोल मूवमेंट के केस पर। डाइपोल मूवमेंट के केस पर क्वेश्चन, ज्यादातर क्वेश्चंस हमारे यहां से बनते हैं, ज्यादातर जो क्वेश्चंस बनते हैं वो हमारे यहां से बनेंगे डाइपोल मूवमेंट के केस पर।
ये तीन प्रॉपर्टीज फिजिकल में मोस्ट इंपोर्टेंट होती है, जहां से ज्यादातर क्वेश्चंस बनते हैं। हम देखो बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं चलेंगे, डिटेल से पढ़ते तो बहुत ज्यादा आता, हम ओवरव्यू की बात करेंगे। ओवरव्यू में देखेंगे कि किस तरीके से हमें अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाता है सॉल्बिलिटी के। देखिए वैसे मैं आपको बता दूं, आपने पढ़ा होगा कि जितने भी मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड सॉल्बिलिटी डिपेंड, सॉल्बिलिटी डिपेंड अपॉन द H bonding विद वाटर विद H2। ज्यादातर अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को किस में डिजोल्व करते हैं, वाटर में डिजोल्व करते हैं, तो ज्यादातर केसेस में वो किस पर डिपेंड करती है, हमारी H बॉन्डिंग के केस पर डिपेंड करती है। आपके जितने भी ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाएंगे बेटा, देखो मैं आपको बताता हूं, ज्यादातर जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर फिजिकल प्रॉपर्टी में पूछा बोला कि ये कंपाउंड वाटर सॉल्युबल है, दिस कंपाउंड इज नॉट सॉल्युबल, ज्यादातर पूछे जाते हैं। लेटेस्ट जैसे द कंपाउंड ए आर, ये कोई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, आर सॉल्युबल इन वाटर बट कंपाउंड बी आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। तो ये क्वेश्चन आ जाते हैं कि कंपाउंड ए जो है कि वाटर में सॉल्युबल है, द कंपाउंड बी आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। ऐसे क्वेश्चंस आपके पास आ गए। ज्यादातर क्वेश्चन इसी तरीके के आपके पास आते हैं, और तो हमें इनके आंसर कैसे देने, तो देखिए एक चीज होती है क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन खुद आंसर दे रहा है। डियर स्टूडेंट्स, द क्वेश्चन गिव्स द ऑलरेडी आंसर्स। इस क्वेश्चन ने आंसर तो पहले ही दे दिया, बस आपको एक छोटी सी टर्म याद रखनी है। मैं ये नहीं कह रहा कि सभी कंपाउंड, बट मोस्टली सॉल्युबिलिटी डिपेंड ऑन द H बॉन्डिंग और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स मोस्टली किस पर डिपेंड करती है। तो ऐसे क्वेश्चनों में भाई ये वाटर में सॉल्युबल नहीं है या ये वाटर में सॉल्युबल है, ये नहीं है, तो आप एक सीधा सीधा सा क्वेश्चन दे सकते हो, दिस कंपाउंड आर मोर इजीली सॉल्युबल वाटर बिकॉज दे फॉर्म द H बॉन्डिंग। तो आपको सॉल्युबिलिटी के केस में क्या जाना है, H बॉन्डिंग के साथ जाना है। किसके साथ जाना है, H बॉन्डिंग के साथ जाना है। किसके साथ जाना है डियर्स, H बॉन्डिंग के साथ जाना है। जो बहुत इजीली सॉल्युबल हो रहा है यानी कि वो H बॉन्डिंग पे डिपेंड कर रहा है, जो इजीली सॉल्युबल नहीं हो रहा है वो H बॉन्डिंग फॉर्म नहीं कर रहा है। ये बात बहुत साधारण सी बात है। कई बार एक क्वेश्चन सॉल्युबिलिटी के केस में आता है कि भाई ये मोर सॉल्युबल है देन दिस कंपाउंड, तो मैं आपको वो बताऊंगा। पहले इसका एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन आ जाते हैं कि हेलो एल्केन्स की बात करते हैं कि वो पोलर इन नेचर बट दे आर वेरी स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर्स बिकॉज दे डू नॉट फॉर्म द H बॉन्डिंग बट दे फॉर्म द न्यू इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आप ये कह देते हो कि ये वाटर में घुलता है, ये वाटर में नहीं घुलता है, तो डिपेंड करता है H बॉन्डिंग पे। किस पे डिपेंड करता है, H बॉन्डिंग पे। कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अगर क्वेश्चन आता है तो वो याद रखिएगा H बॉन्डिंग की बात करते हैं। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन और बताता हूं कि जैसे हमारे पास आ गया भाई एल्कोहल, आप जानते हो कि एल्कोहल आर इजीली सॉल्युबल इन वाटर, ये आपको सबको पता है। जो एल्कोहल है वो इजीली सॉल्युबल होता है वाटर में, सबको पता है। पर क्वेश्चन में आया कि CH3CH2OH यानी कि प्राइमरी एल्कोहल है हमारा, आर इजीली सॉल्युबल या बेटर सॉल्युबल देन, ये क्या प्राइमरी है ना, देन CH3CH2OH बेटा, यानी कि सेकेंडरी एल्कोहल। यानी कि प्राइमरी एल्कोहल आर इजीली सॉल्युबल इन वाटर देन सेकेंडरी एल्कोहल। व्हाई बेटा, याद रखिएगा यहां जितनी H बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी, H बॉन्डिंग आर स्ट्रांग जितनी विद वाटर, उतनी यहां पर नहीं होगी। यहां पर क्या होगी, बिकॉज एल्काइल ग्रुप याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आ जाता है ना
जब जब एल्काइल ग्रुप बढ़ेंगे एच बॉन्डिंग डिस्टर्ब होगी। जब जब एल्काइल ग्रुप बढ़ते हैं तो एच बॉन्डिंग क्या होती है, डिस्टर्ब होती है। और एच बॉन्डिंग डिस्टर्ब होने के कारण से क्या होता है, एच बॉन्डिंग डिस्टर्ब होने के कारण से क्या होता है कि हमारी जो बॉन्डिंग है, एच बॉन्डिंग है, वो वीक होती चली जाती है। क्या होती चली जाती है, वीक होती चली जाती है। और हमारा प्राइमरी एल्कोहल बहुत इजीली पानी में घुल जाता है। एल्काइल ग्रुप बनने से हमारी एच बॉन्डिंग क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाती है, जिसके कारण से क्या होता है, जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप बढ़ेंगे उतनी ही सॉल्युबिलिटी कम होगी। तो क्या हुआ, प्राइमरी इजिली सॉल्युबल, देन सेकेंडरी। अब जैसे जैसे आपको दिखेंगे भाई हमें बहुत सारे कंपाउंडों में आएगा प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अमाइन इजीली सॉल्युबल, देन सेकेंडरी अमाइन, टर्सरी अमाइन, ऐसे आपका ईथर में भी केस होता है। तो जब जब एल्काइल ग्रुप बढ़ेंगे तब तब हमारी क्या होगी, सॉल्युबिलिटी क्या होगी, सॉल्युबिलिटी क्या होगी हमारी, डिक्रीज होगी। याद रखिएगा, जब जब हमारे एल्काइल ग्रुप बढ़ेंगे तब तब हमारी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो बेटा इतना क्लियर है। तो आपको पता चला सॉल्युबिलिटी के केस पर। अब बात करते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के केस पर। जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर सॉल्युबिलिटी के बेस पर क्वेश्चंस आएंगे वो आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेट करके देखने। बहुत से नहीं घुलते हैं, बहुत से घुल जाते हैं, तो किस पर डिपेंड करते हैं, एच बॉन्डिंग पे डिपेंड करेंगे। नेक्स्ट बेटा, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का केस आता है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का केस आता है। देखिए आपको मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के केस में कई केस होते हैं। साधारण केस की बात नहीं करेंगे, आपको पता है मास बढ़ेगा तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। मास बढ़ेगा तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, चाहे वो किसी भी केस में हो। जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे मिथाइल ले लेता हूं मैं, जैसे मिथाइल क्लोराइड ले लिया है ना, मिथाइल ब्रोमाइड ले लिया, तो इनमें इसका ज्यादा है बिकॉज द मास इज हायर। इसका मास ज्यादा है, इसका मास कम है, तो यहां मास की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं इसी केस में आइसोमेरिक के केस में लेता हूं, आइसोमेरिक केस में लेता हूं, आइसो का मतलब क्या होता है, सेम। आइसो का मतलब क्या होता है, सेम। अगर मैं आइसोमेरिक केस में लेता हूं यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा बट स्ट्रक्चर अलग होगी, तो उस केस में हमेशा मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, डिक्रीज होता है, बिकॉज द सरफेस एरिया और इंटरमोलिकुलर फोर्स पर डिपेंड करता है। जहां वीक वंडरवाल फोर्स जो होता है वो और भी ज्यादा वीक हो जाता है। जैसे देखिए बेटा, मैंने ले लिया प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्सरी अल्कोहल की केस में ले लिया। आपका अल्कोहल का ले लिया, जैसे CH3, CH2, CH2 और CH2OH, ये प्राइमरी अल्कोहल है, इसका नाम है ब्यूटेन 1 ऑल। अब मैंने यही ले लिया, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, 1 2 3 4, यानी कि C4 3 5 7 9 और 10, H10 और O, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अब मैंने सेकेंडरी में ले लिया CH3, CH2, CH3 और CHOH, इसका भी यही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अब मैंने ये टर्सरी में ले लिया, किसमें ले लिया, टर्सरी में ले लिया। अब इनमें बेटा जो सबसे ज्यादा होगा, अब देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका भी सेम है, तीनों का क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट तीनों का बॉइलिंग पॉइंट डिफर है। बॉइलिंग पॉइंट क्या है, हमारा प्राइमरी का ज्यादा है। किसका ज्यादा है, प्राइमरी का ज्यादा है। क्यों, क्योंकि इसका सरफेस एरिया ज्यादा है। क्या है, सरफेस एरिया ज्यादा है। क्या ज्यादा है, सरफेस एरिया बेटा। तो यहां पर जब भी हमारा प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी की बात करेंगे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के, आइसोमेरिक केस में हमारा क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है, क्योंकि बेटा वहां तो मास की बात कर रहे हैं, तो मास में तो हमेशा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। परंतु इस केस की हम बात करेंगे, चाहे वो किसी का भी हो, ऐसे केसों में हमारा क्वेश्चन आता है। एक और क्वेश्चन है बेटा हमारा यहां पर, हमारा सेकेंडरी टर्सरी के केस में हम जाते हैं तो आइसोमेरिक हो गया, क्योंकि यहाँ इसका सरफेस एरिया ज्यादा है, इसका सरफेस एरिया कम हो गया और इसका और भी कम हो गया। हमें ये नहीं देखना है प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। हाँ, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी में अगर हमारे नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ रहे होते तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी, परंतु यहां पर क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और मास क्या है, मास भी क्या है, सेम है। तो इसलिए इसके अंदर प्राइमरी सेकेंडरी का जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो डिक्रीज होता है। सबसे ज्यादा किसका होगा, प्राइमरी का होगा, फिर उससे ज्यादा
उससे कम सेकेंडरी और टर्सरी का सबसे कम होगा। तो ये हमारा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के बेस पर क्वेश्चन था। अच्छा, एक और चीज आती है बेटा, तो आपने देखा यहां पर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के केस पर मैंने आपको क्वेश्चन बताया, सॉल्बिलिटी के बेस पर आपको क्वेश्चन डिस्कस किया। तो आपने बेटा यहां देखा। अब आता है डाइपोल मूवमेंट। क्या आता है हमारा डाइपोल मूवमेंट के बेस पर क्वेश्चन आता है। डाइपोल मूवमेंट में कहां से क्वेश्चन है, मैं आपको बताऊं डाइपोल मूवमेंट का तो क्वेश्चन हमारा डायरेक्ट हुआ रखा है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है और सिलेबस के अंदर अगर हम क्वेश्चन देखते हैं तो वो हमारे केवल दो टॉपिकों में डाइपोल मोमेंटम को देखने को मिलता है। एक वो तो हेलो एल्केन में देखने को मिलेगा, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स में देखने को मिलता है। वहां से आपका क्वेश्चन अगर बनता है कई बार डाइपोल मोमेंटम का केस, तो एक तो हेलो एरीन्स हेलो एल्केन में और एक ईथर वाले केस में देखने को मिलता है। ईथर आप शो द डाइपोल मोमेंटम, ईथर क्या शो करता है, डाइपोल मोमेंटम शो करता है। तो हमें बहुत ज्यादा टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। डाइपोल मोमेंटम में मोस्टली हमारा जो ज्यादातर कॉन्सेप्ट देखने को मिल रहा है वो हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स में। जैसे बेटा ये CH3 Cl का ज्यादा होता है, ऑर्डर में आपको लिखवा देता हूँ। फिर CH3 CF का होता है, फिर सबसे कम Br और CH3I का। ये डाइपोल मोमेंटम का ऑर्डर होता है। बोला पोलैरिटी पे डिपेंड करता है, पोलैरिटी पे डिपेंड करता है। परंतु फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव और स्मॉल साइज होने के कारण से वो रिपल्शन शो करता है, तो क्लोरीन का डाइपोल मोमेंटम ज्यादा होता है। यहां पर भी अगर हम एक और क्वेश्चन है यहां पर कि जैसे क्लोरो ऑर्थो पे है, मेटा पे है क्लोरीन और पैरा पे बेटा। वैसे मैं आपको बहुत ज्यादा नहीं लेके जाऊंगा, म्यू इक्वल टू चार्ज इनटू डिस्टेंस होता है डाइपोल मोमेंटम। मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लेके चलता हूं। सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंटम यहां पता किसका है, ऑर्थो का है, फिर मेटा का। पैरा का डाइपोल मोमेंटम क्या है, 0 है। जितना एक छोटी सी बात, मैं ये नहीं कह रहा बहुत राज, जितना बॉन्ड एंगल कम होगा उतना ही डाइपोल मोमेंटम ज्यादा होगा, याद रखिएगा। जितना बॉन्ड एंगल कम होगा उतना ही डाइपोल मोमेंटम ज्यादा होगा। वैसे मैं आपको बता दूं, यहां पर अगर हम पॉजिटिव टू नेगेटिव जाते हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव जाते हैं तो ये कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो पैरा का डाइपोल मोमेंटम 0 रहेगा। यहां पर ये ऑर्डर है, अगर क्वेश्चन आ जाता है तो यहां पर ये चीजें पढ़ेंगे हम। एक ईथर वाला क्वेश्चन है जो डाइपोल मोमेंटम को शो करता है। तो ईथर क्या होता है, O और हमारा R आ गया, CH3, ये हमारा ईथर होता है। तो यहां पर H H H H H बहुत ज्यादा नहीं देखेंगे हम। तो ये पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है, ये पॉजिटिव टू नेगेटिव डाइपोल मोमेंटम जा रहा है। तो इसके पास लॉन पेयर है हमारे दो, तो ये लॉन पेयरों के कारण से हमारा डाइपोल मोमेंटम, ये शो द डाइपोल मोमेंटम। तो ईथर क्या शो करता है, डाइपोल मोमेंटम को शो करता है। तो डाइपोल मोमेंटम का जो कॉन्सेप्ट है ज्यादातर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारा जो अकॉर्डिंग टू 12th सिलेबस है वो हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स में ये कॉन्सेप्ट है। इस तरीके के क्वेश्चंस आपके पास आएंगे। तो हमने बेटा फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पर क्वेश्चंस को देखा। तो ये हमारे फिजिकल कॉन्सेप्ट के बेस, फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पर क्वेश्चन थे, जिसमें डाइपोल मोमेंटम के बारे में मैंने आपको बताया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एसिडिटी और बेसिसिटी के कॉन्सेप्ट में। एसिडिटी और बेसिसिटी के कॉन्सेप्ट में देखेंगे हम। एसिडिटी और बेसिसिटी के कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आएगा। किसके कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आता है, एसिडिटी और बेसिसिटी के कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आता है बेटा। तो देखिए कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन आपका ऑर्गेनिक में पूछा जाता है, एसिडिटी और बेसिसिटी। मैं आपको बता दूं एसिडिटी और बेसिसिटी का कॉन्सेप्ट आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा नहीं है, बस छोटे से कॉन्सेप्ट में आपको दे रखा है। एक तो एल्कोहल फिनॉल में दे रखा है, एल्कोहल फिनॉल में एक क्वेश्चन है, और एक आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में है। ये तीन कॉन्सेप्ट आपके एसिड बेस के कॉन्सेप्ट, एसिड के कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन की बात करेंगे। और बेस के कॉन्सेप्ट में तो केवल एक ही काम करता है, अमाइन। अमाइन जो होगा बेस के कॉन्सेप्ट पे काम करेगा। क्वेश्चन तो बेटा बहुत आएंगे, यहां से चीजों को याद रखने वाली बात है मैं आपको बताऊंगा। इन क्वेश्चनों को छोटी छोटी सी टर्म में आप बहुत इजीली आंसर दे सकते हो। कि जैसे मैं आपको एसिडिटी का एल्कोहल का क्वेश्चन बताता हूं,
कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं कि जैसे कि एल्कोहल के अंदर क्वेश्चन आ सकता है कि वाटर इज मोर एसिडिक देन एल्कोहल। ठीक है, एक क्वेश्चन आ सकता है। एक क्वेश्चन आ सकता है फिनॉल इज लेस एसिडिक देन फिनॉक्साइड आयन। एक क्वेश्चन आ सकता है एल्कोहल बिहेव एज ब्रोनेस्टेड एसिड वाई। एल्कोहल आर बिहेव एज ए ब्रोनेस्टेड एसिड वाई। एक क्वेश्चन आ सकता है जैसे कि बेटा जैसे कि प्राइमरी एल्कोहल इज मोर एसिडिक देन सेकेंडरी टर्सरी। तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस जो हमारे एल्कोहल में से बनते हैं, और कुछ मैं अभी आपको बताऊंगा किस तरीके के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूं, वो बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये याद रखना कि जैसे हमारे पास एक चीज याद रखना, एक होती है पी के वैल्यू। अगर पी के ए वैल्यू बढ़ रही है, पी के वैल्यू बढ़ रही है तो एसिडिटी घट रही है। अगर के ए की वैल्यू बढ़ रही है तो एसिडिक करैक्टर भी बढ़ रहा है। कई बार हमारे डायरेक्टली वैल्यू वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। क्या याद रखना है? यानी कि पी के वैल्यू पी के ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी और के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी। ये एसिडिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा। एक और चीज याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बढ़ते हैं, हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बढ़ गए। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जैसे एल्काइल ग्रुप, जैसे OR ग्रुप, जैसे बेटा हमारे पास आ गया NH2 ग्रुप। ये अगर ग्रुप हमारे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बढ़ते हैं, तो हमारी एसिडिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी बेटा। ये याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म्स है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का दूसरा नाम भी होता है ERG, यानी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। अगर ये कभी भी बढ़ते हैं, ये ज्यादा अमाउंट में आ जाते हैं, तो एसिडिटी क्या होगी? हमारी डिक्रीज होगी। क्या होगी? एसिडिटी हमारी डिक्रीज हो जाती है। अगर हमारे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जैसे NO2 ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ये ग्रुप अगर हमारे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप बढ़ते हैं, तो एसिडिटी भी बढ़ेगी। एसिडिटी भी क्या होगी? बढ़ेगी बेटा। एसिडिटी भी क्या हो जाएगी? हमारी इंक्रीज हो जाएगी। जैसे मैं आपको छोटे छोटे से कुछ क्वेश्चन देता हूं, आपको समझ में आएंगे किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मैं क्या बता रहा हूं, एसिडिटी, बेसिटी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, और एक होता है रेजोनेंस इफेक्ट। और जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया कि भाई मैंने लिया इथेनॉल, ये एक एल्काइल ग्रुप है, और मैंने लिया सेकेंडरी एल्कोहल। यहां पर दो एल्काइल ग्रुप है, दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी कि यहां पे ज्यादा होगी? यहां पे ज्यादा होगी। तो जिसके कारण से क्या होगा? ये मोर एसिडिक हो जाएगा, ये। अब आप यही देख लो ना, एल्काइल ग्रुप क्या है हमारा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ज्यादा आ गए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या आ गए? ज्यादा आ गए। तो जिसके कारण से क्या हुआ? हमारी एसिडिटी घट गई। और जैसे मैं आपको बता दूं, आपको पता है कि फिनॉल एसिडिक है, फिनॉल एसिडिक है। अब मैंने यहां पर ग्रुप ले लिया फिनॉल में, ये मिथाइल ग्रुप ले लिया। तो हमने मिथाइल ग्रुप ले लिया, तो बताओ इनमें कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा? ये ज्यादा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आ गया। क्या आ गया? इलेक्ट्रॉन डोन। अब जैसे मैंने फिनॉल ले लिया, सॉरी मैंने यहां पर ये टॉलिन ले लिया, और ये हमने क्या ले लिया?
फिनॉल और NO2 ले लिया। अब NO2 क्या है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, तो एसिडिटी किसकी ज्यादा हो गई? इसकी ज्यादा हो गई। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके सामने आ सकते हैं एसिडिटी में, बेसिसिटी में। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है कि कौन से ग्रुप के कारण से कौन सा चीजें हो रही है। तो आपको कुछ थोड़ी सी चीजें याद रखनी है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के बेस पर भी आपका एसिडिटी बेसिसिटी का क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। अब एक और चीज, अमाइन की केस की बात करते हैं। बेसिसिटी का केस जो होता है बिल्कुल उल्टा चलता है। बेसिसिटी का कॉन्सेप्ट का जो केस है वो बिल्कुल उल्टा चलेगा। वो हमारा क्या चलेगा? देखिए, बेसिसिटी को उल्टा कर दीजिए। अगर हम बेसिसिटी में बात करते हैं तो बेसिसिटी का कॉन्सेप्ट हमारा अमाइन में है। बेसिसिटी का कॉन्सेप्ट क्या है हमारा? अमाइन के अंदर है। तो अमाइन के अंदर क्या करेंगे हम? देखो, पी के भी वैल्यू बढ़ती है तो बेसिसिटी घटती है, के बी की वैल्यू बढ़ती है तो भी बेसिसिटी बढ़ती है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुई, यही केस चलेगा बेटा। अच्छा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बढ़ते हैं तो बेसिसिटी भी बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप बढ़ते हैं तो बेसिसिटी घटती है। उल्टा हो गया, यहां पर बेसिसिटी बढ़ रही है, उल्टा हो गया ना केस। अब मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूं। जैसे कि बेटा हमारे पास क्वेश्चन आ गया एनिलीन। एनिलीन आपको पता है बेसिक है। अब आपका बेसिक है तो कारण क्या है? अब देखो, मैंने एनिलीन लिया और एनिलीन में मैंने यहां पर NH2 और यहां पर NO2 ग्रुप ऐड कर दिया। तो बताओ, इसमें बेसिसिटी किसकी ज्यादा होगी? इसकी ज्यादा होगी, क्योंकि NO2 ग्रुप जो है हमारा वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, और विथड्रॉइंग ग्रुप बढ़ने पर बेसिसिटी घटती है। अगर मैं इसी केस को ऐसे ले लेता हूं, NH2 का केस ले लिया मैंने, और मैंने यहां पर ले लिया एनिलीन प्लस में CH, यहां पर ऑर्थो पे CH ले लिया, तो इन दोनों में किसकी हो जाएगी? इसकी हो जाएगी, क्योंकि ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अच्छा, ऐसा ही केस हमारे पास आता है एरोमेटिक में और एलिफेटिक में। अमाइन का एक क्वेश्चन आता है एलिफेटिक में और एरोमेटिक में आता है। याद रखिएगा, एलिफेटिक अमाइन आर मोर बेसिक देन एरोमेटिक अमाइन। क्या होते हैं? एलिफेटिक अमाइन आर मोर, देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, एलिफेटिक अमाइन आर मोर बेसिक देन एरोमेटिक अमाइन। आपको कहीं भी देखने को मिल जाए, इसका आंसर हमेशा यही देना है। इसके रीजन क्या होंगे? ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट। क्या होगा? रेजोनेंस इफेक्ट के कारण से होगा। अब एक क्वेश्चन आता है, जैसे अमोनिया वर्सेस, हमने क्या ले लिया? एलिफेटिक अमाइन ले लिया। तो याद रखिएगा, अमोनिया से ज्यादा बेसिक कौन होंगे? एलिफेटिक अमाइन होंगे। कैसे? देखिए बेटा, इसके पास एक लोन पेयर डोनर है, एक लोन पेयर डोनेट कर सकता है। जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप, व्हेन इंक्रीज एल्काइल ग्रुप increase the electron density और इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, एल्काइल ग्रुप बढ़ने के कारण। पहले बताया इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बढ़ेंगे तो बेसिसिटी बढ़ेगी। तो क्या होगा? देखिए, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, और हमारा क्या हो गया? ये जो बात कर रहे हैं हम गैसियस केस की बात कर रहे हैं। प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन और टर्सरी अमाइन। तो इनमें सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा? ये गैसियस केस की बात कर रहे हैं बेटा। अगर हम बेटा एक्वस केस की बात करेंगे तो वहां हमारे 3 फैक्टर चल जाएंगे, प्लस आई इफेक्ट, स्टेरिक इंडेंस इफेक्ट, स्टेरिक इफेक्ट, और एक होता है सॉल्वेशन इफेक्ट। सॉल्वेशन इफेक्ट बेटा क्या आ जाता है? सॉल्वेशन इफेक्ट आ जाता है, जिसमें बेटा हम जो क्वेश्चन देखते हैं वो आता है 1 कार्बन पे, और एक आता है हमारा 2 कार्बन। बेटा देखिए, तो 1 कार्बन पे और 2 कार्बन पे, अगर हमारे पास 2 कार्बन है 1 कार्बन है, तो हमारा जो रेशियो होगा वो क्या होगा? 1 कार्बन में 2। सबसे पहले हमारे पास क्या होगा?
सेकेंडरी होगा, फिर हमारे पास वन केस की बात करते हैं तो सेकेंडरी होगा, फिर हमारे पास प्राइमरी होगा, फिर हमारे पास टर्सरी होगा। और इस केस में 2, 3 और 1 होगा। किसके कारण से बेटा मैं क्वेश्चंस में बता रहा हूं, तो ये केस याद रखिएगा, जब एक कार्बन वाले अगर अमाइन आते हैं तो ये होगा, 2 कार्बन वाले अमाइन आते हैं तो ये होगा। तो बेटा इस तरीके के बेसिक क्वेश्चन हो के आप आंसर भी दे सकते हो, सॉल्व भी कर सकते हो। अब बेटा एक लास्ट टॉपिक और एक लास्ट टर्न पर हमारा टॉपिक बचा है, जिसमें हम डिस्क्रिमाइज बिटवीन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड के बेस पर क्वेश्चंस आता है। बेटा मैं टॉपिक मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, इसमें आपको मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि किस टॉपिक में से किस तरीके का क्वेश्चन आएगा। तो बेटा देखिए बस लास्ट टॉपिक है जो मैं आपको बताने वाला हूं, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं आपके। एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आते हैं बेटा, वो आपको जितनी डीपली आप लोगों ने एनसीईआरटी बुक को रीड किया होगा वहां से आप वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। तो बेटा एक क्वेश्चन आता है आपका, डिस्क्रिमाइज बिटवीन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड के बेस पर बेटा ये आपका 2 मार्क्स से 3 मार्क्स का 100% नहीं तो मैं 99% कहूंगा कि प्रत्येक पेपर में देखने को मिलेगा। इसमें कुछ टेस्टों को आपको डिस्कस करना है, जैसे आइडोफॉर्म टेस्ट, जैसे आपको टॉलन रिएजेंट टेस्ट, रिएजेंट टेस्ट, आपको इसमें ल्यूकास टेस्ट, फेरिक क्लोराइड टेस्ट, फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, जैसे कुछ टेस्टों को आपको डिस्क्रिमाइज करना है और मतलब स्टडी करनी है, उसके बेस पर आपको क्वेश्चन आएगा। जैसे पेपर में एक क्वेश्चन ज्यादातर आइडोफॉर्म पे क्वेश्चन आता है, कपलिंग रिएक्शन पे क्वेश्चन आ जाता है, जिसको एजोडाई टेस्ट कहते हैं। जैसे मैंने एक क्वेश्चन पूछा कि मैं आइडोफॉर्म में एक छोटी सी बात बता देता हूं, अगर आपके पास ये कंपाउंड देखने को मिलता है टर्मिनल एंड पर एल्कोहल में, एल्कोहल में ये कंपाउंड अगर आपको देखने को मिलता है टर्मिनल एंड पर, तो ये समझिएगा आइडोफॉर्म टेस्ट को शो कर रहा है। अगर हम कार्बोनाइल ग्रुप में अगर आपको ये कंपाउंड हमें देखने को मिलता है, ये वाला कंपाउंड टर्मिनल एंड पर अगर ये चीज देखने को मिलती है, तो आपका समझिएगा आइडोफॉर्म टेस्ट को शो कर रहा है। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया कि पेंटेन 2 ऑल, एक लिया मैंने पेंटेन 3 ऑल, तो इसमें डिस्क्रिमाइज पूछा गया है पेंटेन 1 ऑल, सॉरी पेंटेन 2 ऑल और पेंटेन 3 ऑल। तो पहले हमें इसका स्ट्रक्चर बनाना है। देखिए 1 2 3 4 और 5, तो 2 ऑल का मतलब ये आ गया, तो यानी कि ये फॉर्मूला यहां पे दिख रहा है। अच्छा अब इसका बनाइए, अब इसमें हमें ये तो नहीं दिख रहा है टर्मिनल एंड पर, ये तो नहीं दिख रहा है अल्कोहल, तो ये टेस्ट को शो करेगा नहीं करेगा। और आइडोफॉर्म टेस्ट की बात करूं तो आइडोफॉर्म टेस्ट क्या देता है हमें, येलो पीपीटी देता है, येलो पीपीटी देता है बेटा। तो कुछ टेस्टों को आपको डिस्कस करना है, यानी कि मोस्ट इंपोर्टेंट तो आइडोफॉर्म है। इन टेस्टों को डिस्कस करोगे तो आपको बेटा कुछ क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो ये चीजें आपको आइडोफॉर्म में देखने को मिलती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट के बेस पर मैंने ये बताने का प्रयास किया कि क्वेश्चन आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहां से अधिकतर पूछा जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू डियर्स, आपका दिन शुभ हो, आपका एग्जाम बहुत अच्छा हो। हमारे डियर एजुकेशन पॉइंट की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट मां शारदे से प्रार्थना करते हैं। आपका बोर्ड एग्जाम बेटर हो, बहुत अच्छा हो। धन्यवाद।